आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं सत्येंद्र यादव आप सभी श्रोताओं का पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं को पूरे नवचेतना मंच यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर नवचेतना मंच यूट्यूब चैनल पर काव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। इस काव्य समारोह में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कवि उपस्थित हैं। आप सभी कवि भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी कवियों का पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से बहुत बहुत अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने हमारे एक ही निवेदन को स्वीकार करके हमारे YouTube चैनल पर आए, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस काव्य समारोह में संचालन की भूमिका के लिए निवेदन करता हूँ श्री अनुराग प्रबल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सत्येंद्र। नवचेतना मंच पर मैं अनुराग प्रबल आज के काव्य समारोह में एक संचालक के रूप में उपस्थित हूं, आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हिंदी दिवस है। इस हिंदी दिवस पर मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह कविता समारोह पूरी तरह हिंदी को समर्पित है। आज का कविता समारोह हिंदी को समर्पित क्यों है, आज हिंदी दिवस क्यों है, इस संदर्भ में मैं कुछ चर्चा करूं। हिंदी का एक बहुत पुराना इतिहास है। सन 16वीं शताब्दी से हिंदी और उर्दू के बीच एक विवाद शुरू होता है और वो विवाद 19वीं शताब्दी का अंत आते आते जब हिंदी की एक खड़ी बोली अपनी आंखें खोलती है, हिंदी की एक खड़ी बोली जब जन्म लेती है, तब 19वीं शताब्दी का अंत आते आते इतना व्यापक हो जाता है जो पूरे देश में अपनी व्यापकता का एहसास कराता है, पूरे देश को अपनी व्यापकता का एहसास कराता है। एक तरफ हिंदी की खड़ी बोली अपना विकास 19वीं शताब्दी से शुरू कर देती है, दूसरी तरफ हिंदी और उर्दू का ये विवाद अपना रंग जमाता रहता है। तब अंततः 1949 में आज के ही दिन हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त होता है। यही कारण है कि हम सब हिंदी दिवस आज के दिन मनाते हैं। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त होता है, इसका यह अर्थ है कि आज से यह निश्चित किया जाता है, 1949 में आज के ही दिन यह निश्चित कर दिया गया था कि हिंदी राजकार्यों की भाषा होगी। राजभाषा का अर्थ है राजकार्यों की भाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा। तो हिंदी सरकारी कार्यालयों की भाषा होगी, राजभाषा होगी, राजकार्यों की भाषा होगी। लेकिन इस निर्णय में एक विडंबना भी दिखाई देती है
और वो विडंबना आज तक हम सबको, समूचे देश को कचोटती है। वो विडंबना ये है कि हिंदी राजभाषा है मगर राष्ट्रभाषा नहीं है। कुछ लोग शायद इस भ्रम में हों कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राजभाषा है, राजकार्यों की भाषा है। संघ में जो भी कार्य किए जाएंगे सरकारी कार्यालयों में, वे हिंदी में किए जाएंगे। ये दर्जा हिंदी को प्राप्त है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। नवचेतना मंच पर हम सबको, नवचेतना मंच को भी और नवचेतना मंच के माध्यम से जो लोग भी इस कविता समारोह को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बात के लिए आज से संकल्पित होना चाहिए कि हिंदी को न केवल राष्ट्रभाषा अपितु अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हिंदी को स्थापित करना ही करना है। स्थापित इसलिए करना है अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में क्योंकि हिंदी भारत की वो भाषा है जिसकी व्यापकता अन्य किसी भी भाषा से सर्वाधिक है। ये हिंदी के संबंध में कुछ चर्चा थी। आज के कविता समारोह में, आज की कविता समारोह को आरंभ करने से पूर्व मैं कुछ बातें कहूंगा। साहित्य समाज का दर्पण है, ये हम सब जानते हैं, हम सब मानते भी हैं, क्योंकि साहित्य समाज में क्या हो रहा है, समाज की स्थिति क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, धार्मिक परिस्थितियां क्या हैं जो समाज को प्रभावित करती हैं, वे क्या हैं, इन सब को साहित्य ही दिखाता है। सामाजिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां युग और देश को प्रभावित करती हैं, उन सभी पर साहित्य नजर रखता है। और साहित्य उन सब में जहां जहां भी गलत हो रहा है, जो परिस्थिति अपनी दिशा बदलती है, जो समाज के लिए उचित नहीं है या जो समाज के लिए उचित है, जैसा भी है साहित्य में दिखाई देता है। इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण है। और मैं ये कहूंगा कि साहित्य समाज का दर्पण तो है ही, साथ ही साथ साहित्य समाज के लिए दर्पण भी है। समाज के लिए दर्पण इसलिए क्योंकि समाज में जो भी गलत हो रहा है उन्हें दिखाता है, इसलिए समाज को सचेत करता है, उन परिस्थितियों को सचेत करता है, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हों, चाहे सामाजिक परिस्थितियां हों, चाहे धार्मिक परिस्थितियां हों, उन सभी परिस्थितियों को सचेत करता है जो अपनी दिशा बदलती हैं और वो दिशा ठीक नहीं है। उस बदलती हुई दिशा को सचेत करता है साहित्य कि ऐसा यदि ना हो तभी देश विकास कर सकता है, तभी देश प्रगति पथ पर जा सकता है। इस बात के लिए सचेत करता है साहित्य, इसलिए साहित्य समाज के लिए दर्पण भी है। आइए मैं इस कविता समारोह को आरंभ करूं और सर्वप्रथम मैं हमारे बीच उपस्थित तमाम रचनाकारों का परिचय देता चलूं। हमारे बीच उपस्थित हैं, सबसे पहले रचनाकार के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री संदीप पाल जी। श्री संदीप पाल जी लखनऊ से हैं। दूसरे रचनाकार के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मनोज वाजपेयी जी। श्री मनोज वाजपेयी जी दिल्ली से अपना संबंध रखते हैं। तीसरे रचनाकार के रूप में हमारे बीच हैं श्री चंद्रवीर जी। श्री चंद्रवीर जी दिल्ली से ही संबंध रखते हैं। और चौथे रचनाकार के रूप में आलोक सीतापुरी जी। श्री आलोक सीतापुरी जी के नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है
कि वे सीतापुर से संबंध रखते हैं। और पांचवें रचनाकार के रूप में श्री अभिराम पाठक, देश के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री अभिराम पाठक डिस्ट्रिक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। और छठे रचनाकार के रूप में हमारे बीच सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी हैं, जो दिल्ली से संबंध रखती हैं। और सातवें रचनाकार के रूप में मैं स्वयं आपके बीच एक छोटे से हस्ताक्षर के रूप में उपस्थित हूं। तो ये रहा तमाम रचनाकारों का परिचय जो हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए अब मैं बगैर किसी भूमिका के इस कविता समारोह का आरंभ करूं। क्योंकि कविता समारोह का आरंभ मां सरस्वती की वंदना से होना चाहिए, मैं श्री संदीप कुमार पाल जी को, श्री संदीप पाल जी को आमंत्रित करता हूं कि मां सरस्वती के संदर्भ में अपने भावों का चित्र यहां समर्पित करें। मां सरस्वती की वंदना के रूप में श्री संदीप कुमार पाल जी। उपस्थित कवियों को यथाउचित अभिवादन और इस नए मंच से और नए प्रारूप में आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने का प्रथम अवसर है। अगर अच्छी लगे तो नए प्रारूप में ही आप इसको संप्रेषित भी कीजिएगा। और इसी कामना के साथ मैं इस अवसर को प्रदान करने के लिए नव चेतना मंच का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक जो मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मुझे इस कविता पाठ में माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करना है कि ये कविता पाठ या ये कवि सम्मेलन बहुत सफलता और बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुए और अच्छे श्रोताओं तक पहुँचे, इसलिए मैं अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से माँ शारदे की वंदना करूंगा। और यह इस कामना के साथ कि हर अक्षर हर शब्द साकार हो, क्योंकि कविता तभी साकार होती है जब उसमें यथार्थता हो। अगर कहीं भी इसमें यथार्थता दिखे तो आप संप्रेषित कीजिएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। इसलिए शुरुआत करने के लिए मैं कहूँगा कि मेरे हर छंद में नवचेतना का भाव माँ भर दो। मेरे हर छंद में नवचेतना का भाव माँ भर दो। जो कह रहा हूँ मैं उसे साकार भी कर दो। मेरे हर छंद में नवचेतना का भाव माँ भर दो। जो कह रहा हूँ मैं उसे साकार भी कर दो। यही अब कामना मेरी मिटाकर हर विषमता को। यही अब कामना मेरी मिटाकर हर अंधेरे को। नवल प्रकाश माँ भर दो, नवल प्रकाश माँ भर दो। इसी उम्मीद के साथ कुछ चार पंक्तियों के साथ मैं माँ वीणा पाणिनी को नमन करते हुए इस कवि सम्मेलन के लिए ऊर्जा प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना के साथ निवेदित करता हूँ। नव सृजना साकार हो, हर प्रार्थना स्वीकार हो। भारत सदा प्रगति करे शक्ति, भारत सदा प्रगति करे। नवशक्ति का संचार हो, नव सृजना साकार हो, नव सृजना साकार हो। मानव में संस्कार हूँ, मानव में संस्कार हूँ। दुष्टों का भी संहार हो। सदपथ के सब राही बने,
सब सदपथ के सब राही बने, सबको मापना प्यार दो, नव सर्जना साकार हो, नव सर्जना साकार हो। इसके साथ ही साथ कुछ पंक्तियां और निवेदित कर रहा हूँ माँ के श्री चरणों में। हे शक्ति पुंज हे शक्ति पुंज, हे शक्ति दात्री, हे शक्ति पुंज, हे शक्ति दात्री, तुम रणचंडी तुम गायत्री, तेरी संतानें स्वस्थ रहे, बस यही प्रार्थना है धात्री, बस यही प्रार्थना है धात्री। निज कर्तव्यों का ज्ञान रहे, निज कर्तव्यों का ज्ञान रहे, नव चेतना और नव प्राण रहे, खुशहाल बने सारी दुनिया, मेरा भारत धनवान रहे, खुशहाल बने सारी दुनिया, मेरा भारत धनवान रहे। व्यवसाय हमारे उन्नत हों, व्यवसाय हमारे उन्नत हों, खुशहाल रहे अब हर किसान, हर माता स्वस्थ सब पोषित हो, हर बच्चे में फिर जान रहे, हर माता स्वस्थ सुपोषित हो, हर बच्चे में फिर जान रहे। जाति पाति निज धर्म सभी, जाति पाति निज धर्म कभी, ना राष्ट्र धर्म से ऊपर हों, अपने निज कर्म कभी भी ना राष्ट्र कर्म से ऊपर हों, अपने निज कर्म कभी भी ना राष्ट्र कर्म से ऊपर हों। ऊंच नीच का भेद मिटा दो, ऊंच नीच का भेद मिटा दो, सब में समता समभाव रहे, सब में समता सब भाव रहे, निज कर्तव्यों का ज्ञान रहे, नव चेतना और नव प्राण रहे, निज कर्तव्यों का ज्ञान रहे, नव चेतना और नव प्राण रहे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पाल जी। मां सरस्वती की वंदना से मां सरस्वती का आगमन हो जाता है और मां के आ जाने से घर संवर जाता है। इस नवचेतना मंच पर मां सरस्वती के आगमन से इस काव्य समारोह की गति देश की उन्नति की ओर देश को ले जाए, देश के उत्थान में इस कविता समारोह की गति सहायक हो, ऐसी हम सब की कामना है। आइए मैं मां सरस्वती के अगले पुष्प के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे हैं हमारे बीच में श्री चंद्रवीर जी। श्री चंद्रवीर जी शैक्षणिक क्षेत्र में और साथ ही साथ दृष्टिबाधित समाज में राजनीतिक क्षेत्र में सालों से अपना योगदान दे रहे हैं। श्री चंद्रवीर जी को संस्कृत भाषा में विद्वत्ता हासिल है और हिंदी संस्कृत की प्रपौत्री है। संस्कृत के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी, तो यूं कहा जाए कि हिंदी संस्कृत की प्रपौत्री है। इसीलिए चंद्रवीर जी का हिंदी भाषा में भी लगाव दिखाई देता है। यही कारण है कि हिंदी काव्य मंचों पर पिछले कुछ सालों से श्री चंद्रवीर जी की उपस्थिति दिखाई देती है। आइए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री चंद्रवीर जी से कि वे अपने भावों के कुछ चित्र इस नवचेतना मंच के माध्यम से हम सभी को समर्पित करें। आदरणीय श्री चंद्रवीर जी।
नवचेतना मंच के समस्त संचालकों का यथोचित अभिवादन करते हुए तथा समस्त रसिक श्रोतृ वृंद का अभिवादन करते हुए तथा आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ कोरोना महामारी पर लिखी गई 4 पंक्तियों से करता हूं। सुने। कोरोना का कहर है कंस मानव को डराता है, अंधेरा स्वप्न में मानो प्रभाकर को डराता है। मनुज ने सीख ली तब सेतु बंधन की कला सुन लो, मनुज ने सीख ली तब सेतु बंधन की कला सुन लो। किया सीता हरण जब राम को रावण डराता है, किया सीता हरण जब राम को रावण डराता है। 2 दोहे प्रस्तुत कर रहा हूं, सुने। कैसी घोर विडंबना पुत्र उछाले जा, कैसी घोर विडंबना पुत्र उछाले जा। हम बेटी से पूछते कहाँ गुजारी शाम रे भैया, कहाँ गुजारी शाम। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में मेरे मन में क्या विचार आया? प्रथमतः पढ़ पाएगी किस तरह, नहीं सुरक्षित ठोर। पढ़ पाएगी किस तरह, नहीं सुरक्षित ठोर। बेटी तेरी चीख पर सिर्फ सियासी शोर रे भैया, सिर्फ सियासी शोर। और कुछ ऐसी इन्हीं बातों से मिलती जुलती बातों को मैंने घनाक्षरी छंद में कुछ यूं लिखा है। मन को मसोसते कचोटते सवाल हैं जी, सोचता हूं त्रेता में तो वीर हनुमान थे। इस छंद के माध्यम से तीनों युगों की स्थितियों को आप समझें, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इंसान कहां से कहां तक चला गया और त्रेता में पशुओं की भी क्या स्थिति थी। हनुमान जी को हम सब लोग बंदर के रूप में जानते हैं, पशु हैं, लेकिन सीता माता के सम्मान के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया आज भी वो अनुकरणीय है। दुशासन द्वापर का तत्व, द्वापर का तथा कथित इंसान जिसका आचरण पशु से भी गिरा हुआ है। और फिर आज के हम लोग जिन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हर रोज व्यभिचार की, दुराचार की, बलात्कार की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। सुने। और त्रेता में एक रावण भी था। रावण और बलात्कारियों में एक अंतर है। रावण निश्चित रूप से गर्हित कर्म कर रहा था, जबरन विवाह रचाना चाहता था सीता माता के साथ, निंदनीय सोच है उसकी। परंतु आज के लोग विवाह करना नहीं चाहते, बाकी सब।
मन को मसोसते कचोटते सवाल हैं जी, सोचता हूं त्रेता में तो वीर हनुमान थे। पशु से विचरते मनुजता से गिरते से कलियुगी दुशासन कभी तो इंसान थे। मन को मसोसते कचोटते सवाल हैं जी, सोचता हूं त्रेता में तो वीर हनुमान थे। पशु से विचरते मनुजता से गिरते से कलियुगी दुशासन कभी तो इंसान थे। सीता माता का चरित्र लंका में रहा पवित्र, जान लो ये गाथा मित्र दिन वो महान थे। सीता माता का चरित्र लंका में रहा पवित्र, जान लो ये गाथा मित्र दिन वो महान थे। व्यभिचार की न चाहता वो था विवाह, बलात्कारी पुरुषों से असुर महान थे। व्यभिचार की न चाहता वो था विवाह, बलात्कारी पुरुषों से असुर महान थे जी, बलात्कारी पुरुषों से असुर महान थे। शासन प्रशासन की बात मत करिएगा, शेखियां बघारते हैं राष्ट्र स्वाभिमान की। इनको मलाल नहीं, गुंडों से सवाल नहीं, किसी को भी चिंता नहीं नारियों के मान की। शासन प्रशासन की बात मत करिएगा, शेखियां बघारते हैं राष्ट्र स्वाभिमान की। इनको मलाल नहीं, गुंडों से सवाल नहीं, किसी को भी चिंता नहीं नारियों के मान की। देश में जो उठते असंख्य प्रश्न उनसे ही चकित सी थकित सी क्रुद्ध परेशान सी। देश में जो उठते असंख्य प्रश्न उनसे ही चकित सी थकित सी क्रुद्ध परेशान सी। भ्रष्टाचार अत्याचार से कराह भरती, सिसकती बिलखती धरा है हिंदुस्तान की। सिसकती बिलखती धरा है हिंदुस्तान की। और आज राजनीति का क्या स्तर हो गया है। यूपी ने जो रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ी पिछले 5-6 वर्ष पहले और 3-4 वर्ष पहले कदाचित, और मराठा प्रांत महाराष्ट्र प्रांत की राजनीति हमको अपने ऊपर कैसा व्यंग्य करने के लिए मजबूर करती है। इन दो बातों को एक दोहे और एक मुक्तक के माध्यम से कहता हूं। पहले यूपी। रिश्ते शर्मिंदा हुए, आया कल युग घोर। रिश्ते शर्मिंदा हुए, आया कल युग घोर। पिता मुलायम के लिए, हाँ पिता मुलायम के लिए, सुत अखिलेश कठोर रे भैया, सुत अखिलेश कठोर। और मराठा प्रांत ने जो पिछले दिनों राजनीति की शर्मिंदगी का जो नग्न नृत्य देखा, उस पर मैं कुछ यूं कहता हूं। मराठा प्रांत मन मेरा नहीं, ये साफ करता हूं। सियासत मैं नहीं करता, हृदय से प्यार करता हूँ। मराठा प्रांत मन मेरा नहीं, ये साफ करता हूँ। सियासत मैं नहीं करता, हृदय से प्यार करता हूँ। करो स्वीकार मुझको या मुझे तुम मुक्त ही कर दो। शरद में हूँ नहीं, न अजीत सा व्यवहार करता हूँ।
शरद में हूँ नहीं, न अजीत सा व्यवहार करता हूँ। और मित्रों, अंत में एक कविता पढ़ना चाहता हूं जो मैंने नागरिकता कानून, जो नया नागरिकता कानून आया उसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में है। सुने। आई लेखनी तू सजग सिपाही फिर क्यों मौन धरा है, राजनीति के गलियारों में कैसा युद्ध छिड़ा है। आई लेखनी तू सजग सिपाही फिर क्यों मौन धरा है, राजनीति के गलियारों में कैसा युद्ध छिड़ा है। दुविधा की दीवार गिरा दहशत का दंभ मिटा दे, लिख दे क्यों कर राजनीति में यह रोमांच बढ़ा है। आई लेखनी तू सजग सिपाही फिर क्यों मौन धरा है, राजनीति के गलियारों में कैसा युद्ध छिड़ा है। दुविधा की दीवार गिरा दहशत का दंभ मिटा दे, लिख दे क्यों कर राजनीति में यह रोमांच बढ़ा है। और बंद देखें कि 47 में जिनकी खातिर देश बटा था, लिख दे उन्हें शरण देने की आवश्यकता तो बतला दे। 1947 में हमारे देश का बंटवारा मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मुस्लिम समाज के कारण हुआ, उन लोगों के कारण हुआ जो बंटवारे की मांग कर रहे थे और जो बंटवारे के समय हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए। बेशक उसमें मुस्लिम समाज के लोग अधिक हो सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं तो फिर जो लोग वहां रह गए उनको इधर आने की अनुमति क्यों होनी चाहिए। उनको इधर आने की अनुमति इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उस समय उनको ये आश्वासन दिया गया था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हिंदुस्तान अपने वादे पर कायम रहा, पाकिस्तान ने अपना वादा नहीं निभाया, पाकिस्तान के बहुसंख्यकों ने अपना वादा नहीं निभाया। हिंदुस्तान के बहुसंख्यक आज भी धर्मनिरपेक्षता के प्रति कृत संकल्प हैं, उनका संविधान कृत संकल्प है। किंतु पाकिस्तान की स्थिति बदल गई और वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, उन सब के साथ जो दुर्गति हो रही है, उनकी जो दुर्गति हो रही है वो हम किसी से छिपी नहीं है। अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। मैंने लिखा था कि विभिन्नता में एक, गा के पढ़ता हूं, विभिन्नता में एकता भारत की पहचान, हिंदू इसकी सांस है, शेष धर्म है जान रे भैया, शेष धर्म है जान। अब बंद सुने कि 47 में जिनकी खातिर देश बटा था, लिख दे उन्हें शरण देने की आवश्यकता तो बतला दे। सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, हिंदू पीड़ित, उन शोषित को संबल देने की सार्थकता समझा दे। चिंतन चोटिल है, मन घायल, जीना कठिन हुआ है, राजनीति के स्वार्थ मेघ से अंबर ढका हुआ है। चिंतन चोटिल है, मन घायल, जीना कठिन हुआ है, राजनीति के स्वार्थ मेघ से अंबर ढका हुआ है। संप्रदाय की घटा घिरी है, सत्य सूर्य चमका दे, लिख दे क्यों कर राजनीति में यह रोमांच बढ़ा है, लिख दे क्यों कर राजनीति में यह रोमांच बढ़ा है। और राष्ट्रपिता का दर्द सुना तू सुन, मैं मौन रहा हूं। अगली पंक्तियां राष्ट्रपिता की हैं कि राष्ट्रपिता का दर्द सुना तू सुन, मैं मौन रहा हूं। मजहब पर जब देश बटा मरने से पूर्व मरा हूं, हाथों में ले तख्ती पोस्टर मेरी जय कहते हो, पीड़ित हिंदू बने नागरिक सपना देख मरा हूं। नेहरू और सरदार पटेल कहा करते थे सुन लो, अल्पसंख्यक वहां पड़ोस में पीड़ित हैं अपना लो, पुरखों की तू शिक्षा का सम्मान शुभे सिखला दे, लिख दे क्यों कर राजनीति में यह रोमांच बढ़ा है। अंतिम बंद पढ़ता हूं, यह बंद मुझे अत्यंत प्रिय है इस कविता का। अफवाहों की फसल कटीली चारों ओर खड़ी है,
प्रेम पुष्प की क्यारी कुम्हलाई सी कुंद पड़ी है, भीड़ भाड़ का शोर सुनो संसद को डरा रहा है, सांसद अपनी गरिमा भूले कैसी अजब घड़ी है। अफवाहों की फसल कटीली चारों ओर खड़ी है, प्रेम पुष्प की क्यारी कुम्हलाई सी कुंद पड़ी है, भीड़ भाड़ का शोर सुनो संसद को डरा रहा है, सांसद अपनी गरिमा भूले कैसी अजब घड़ी है। स्वार्थ दशानन की सेनाएं हमको डरा रही हैं, मानवता की सीता फिर हनुमान पुकार रही है। स्वार्थ दशानन की सेनाएं हमको डरा रही हैं, मानवता की सीता फिर हनुमान पुकार रही है। जामवंत बन ज्ञान रूप हनुमान शुभे प्रकटा दे, लिख दे क्यों कर राजनीति में यह रोमांच बढ़ा है, लिख दे क्यों कर राजनीति में यह रोमांच बढ़ा है, लिख दे क्यों कर राजनीति में यह रोमांच बढ़ा है, यह रोमांच बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रवीर जी। आदरणीय चंद्रवीर जी ने अनेक संदर्भों पर बात की, मुख्य रूप से नागरिकता कानून का संदर्भ अपनी कविता के माध्यम से उठाया और उस पर बात की। नागरिकता कानून वो कानून है जो अभी कुछ महीनों पहले ही हमारे देश में लागू हुआ था और उसके लागू होने पर इस देश में एक बड़ा हंगामा छिड़ा रहा। लेकिन नागरिकता कानून कितना आवश्यक है, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है, हम सबको समझने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसे स्पष्ट करती है कविता। सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसे स्पष्ट करती है कविता। दूध का दूध पानी का पानी करती है कविता, दूध का दूध पानी का पानी करती है कविता। यही कारण है कि किसी भी युग में हो, कविता एक बहुत बड़े परिवर्तन को लाने में सहायक होती है, एक बड़ा परिवर्तन लाती है कविता। त्रेता युग में ऋषि वाल्मीकि की कविता लवकुश को वन से अयोध्या ले आती है और माता सीता की पवित्रता का प्रमाण समाज को देती है। द्वापर युग में श्री कृष्ण की कविता धनुर्धर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करती है, युद्ध के लिए तैयार करती है। कलयुग में 16वीं शताब्दी के तुलसी और सूर की कविता आज की संस्कृति का निर्माण करती है। 16वीं शताब्दी के तुलसी और सूर आज की संस्कृति के आधार हैं, ये कहने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। आइए मैं अगले रचनाकार के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मनोज वाजपेयी जी। मनोज वाजपेयी जी दिल्ली के विद्यालय में संस्कृत भाषा के शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। स्पष्ट है कि श्री वाजपेयी जी संस्कृत भाषा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा से ताल्लुक रखते हुए भी, संस्कृत भाषा की योग्यता रखते हुए भी श्री वाजपेयी जी हिंदी से न केवल लगाव रखते हैं, बल्कि हिंदी के प्रति इनके प्रेम की प्रगाढ़ता भी दिखाई देती है। पिछले कई सालों से श्री वाजपेयी जी हिंदी कविता लेखन के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं और लगातार हिंदी काव्य मंचों पर इनकी उपस्थिति दिखाई देती है। श्री मनोज वाजपेयी जी की कविता कहीं ओजमय हो जाती है, कहीं व्यंग्यात्मक हो जाती है, कहीं हास्य प्रधान हो जाती है, तो कहीं करुण रस धारण करती है। आइए, मैं श्री मनोज वाजपेयी जी को आमंत्रित करूं
बुज़दिली के रास्तों को त्यागती है ये कलम। मैं इन्हीं की पंक्तियों के साथ इन्हें आमंत्रित करता हूं। बुज़दिली के रास्तों को त्यागती है ये कलम, सो रहा सारा जमाना जागती है ये कलम। बुज़दिली के रास्तों को त्यागती है ये कलम, सो रहा सारा जमाना जागती है ये कलम। और चंद चांदी से इसे जो तौलता नादा है वो, चंद चांदी से इसे जो तौलता नादा है वो, चंद चांदी से इसे जो तौलता नादा है वो, सीमाएं ब्रह्मांड की भी लांघती है ये कलम, सीमाएं ब्रह्मांड की ही लांघती है ये कलम, सीमाएं ब्रह्मांड की भी लांघती है ये कलम। आइए मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ इन्हें आमंत्रित करता हूं, बड़े आदर के साथ श्री मनोज वाजपेयी जी। गुरु चरणों में नमन मैं करता रहूं मनोज, गुरु चरणों में नमन नित करता रहूं मनोज। अपनी कविता से भरूं सुप्त हृदय में ओज, अपनी कविता से भरूं सुप्त हृदय में ओज। ना शोहरत की चाह है ना दौलत में प्रीत, ना शोहरत की चाह है ना दौलत में प्रीत। मैं मनोज हर पल लिखूं राष्ट्र भक्ति के गीत, मैं मनोज हर पल लिखूं राष्ट्र भक्ति के गीत। कलमकार मुझको कहे या ना कहे समाज, कलमकार मुझको कहे या ना कहे समाज। मैं भूषण का शब्द हूँ बंकिम की आवाज, मैं भूषण का छंद हूँ बंकिम की आवाज। मैं मनोज वाजपेयी यथायोग्य अभिवादन प्रेषित करता हूँ। बड़े भाई दादा आलोक सीतापुरी को विशेष अभिवादन प्रेषित करता हूँ। उनकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन का मैं निरंतर कृतज्ञ हूँ। मैं सीतापुर में भी था तब भी उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता था, और आज मैं जब दिल्ली में हूँ तब भी उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। मित्रों, जब मैं किसी दिव्यांग कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए जाता हूँ तो एक विशेष कविता है जो दिव्यांग विमर्श पर मैंने लिखी है, मैं उसे जरूर प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता को मैंने लगभग 8 वर्ष पहले लिखा था और प्रकाशित करवाया। अब देश के कई दिव्यांग मंचों पर मैं इस कविता को पढ़ चुका हूँ और ये कविता मैं अवश्य आपके अपने इस कार्यक्रम में पढ़ना चाहता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। तो अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने गौरव का ज्ञान हमें निरंतर होना चाहिए। उसका आभास हमें निरंतर रहेगा, तभी हम सामाजिक चुनौतियों का दृढ़ता से सामना कर सकेंगे और दिव्यांग विमर्श को एवं अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकेंगे। तो आइए अपने इस वर्ग की महान विभूतियों का इस कविता में स्मरण करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। है जगत जिनकारिणी उन दिनकरों के गीत गाओ, है जगत जिनकारिणी उन दिनकरों के गीत गाओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। किन पर हमारी लेखनी प्राथमिकता से चलनी चाहिए? जो निराशा की निशा का नाश कर लाए सबेरा, ज्ञान के वे पुंज जिनको ढक नहीं पाया अंधेरा। सूर, लुई ब्रेल, हेलन, स्टीफन हॉकिंग सरीखे, उनकी गरिमा में करोड़ों शब्द भी कम है लुटाओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। जो निराशा की निशा का नाश कर लाए सवेरा, ज्ञान के वे पुंज जिनको ढक नहीं पाया अंधेरा। सूर, लुई ब्रेल, हेलन, स्टीफन हॉकिंग सरीखे, उनकी गरिमा में करोड़ों शब्द भी कम है लुटाओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। क्यों उन पर लेखनी चलाए? क्या उनके जीवन चरित्र से हमें प्राप्त होता है? इस पर आपका ध्यान चाहूंगा कि नैन खोकर भी जिन्होंने राह उन्नति की दिखाई, थे बधिर लेकिन दलित की चीख देती थी सुनाई। नैन खोकर भी जिन्होंने राह उन्नति की दिखाई,
थे बधिर लेकिन दलित की चीख देती थी सुनाई। मूक होकर चेतना का वह अनूठा गीत गाया, जिसके पीछे मस्त होकर चल पड़ी सारी खुदाई। यही उनके जीवन का मूल मंत्र है। पंगु थे एवरेस्ट की ऊंचाइयों को नाप डाला, पंगु थे एवरेस्ट की ऊंचाइयों को नाप डाला। आज के कवियों हमें उनकी कथा कुछ तो सुनाओ, लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। है जगत जिनका ऋणी उन दिनकरों के गीत गाओ, लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। और उन महान कर्मवीरों को हमें भूलना नहीं चाहिए, जिनके पावन प्रयासों से, जिनके कर्मठ आंदोलनों से विकलांगता अधिनियम 3 बार आया और अपने नवीन रूप को प्राप्त हो गया। उन आंदोलनों को याद करता हूं मैं, जिनके माध्यम से हमने एक सशक्त कानून प्राप्त किया है। सुन के उन प्रेरक प्रसंगों को सदा भय भागता है, दीनता का भाव मिटता जागती कर्मठ जवानी। ध्वंस के सिर पर सृजन की जय सदा लिखते रहे जो, लिख सको तो लिखो ऐसे कर्मवीरों की कहानी। आदरणीय संतोष कुमार रुंगटा, आदरणीय जावेद आब्दी जैसे कई कर्मवीरों के पावन संस्मरणों को हमें निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। सुन के उन प्रेरक प्रसंगों को सदा भय भागता है, दीनता का भाव मिटता जागती कर्मठ जवानी। ध्वंस के सिर पर सृजन की जय सदा लिखते रहे जो, लिख सको तो लिखो ऐसे कर्मवीरों की कहानी। ये हमारी प्रेरणा के चेतना के स्रोत भी हैं, ये हमारी प्रेरणा के चेतना के स्रोत भी हैं। मौन मुग्ध मनोज इनकी साधना को सर झुकाओ, लेखनी इन पर चलाओ, लेखनी इन पर चलाओ। लेकिन हमारी लेखनी प्राथमिकता से किन पर चलती है? मैं एक झलक, मैं एक सुझाव आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे कवि वृंद क्या करते हैं कि गीत नेता पर बनाकर या हंसाकर या रुलाकर छोड़ देते हो भंवर में तुम कोई मुद्दा उठाकर। गीत नेता पर बनाकर या हंसाकर या रुलाकर छोड़ देते हो भंवर में तुम कोई मुद्दा उठाकर। टकटकी बांधे तुम्हारी ओर दुनिया देखती है, टकटकी बांधे तुम्हारी ओर दुनिया देखती है। हो सके तो इन्हीं प्रश्नों का कोई हल भी बताओ, हो सके तो इन सवालों का कोई हल भी बताओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। है जगत जिनका ऋणी उन दिनकरों के गीत गाओ, लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। अपने दिव्यांग कवियों के लिए मैं यही निवेदन करता हूं कि अपने वर्ग, अपने गौरव, अपने आत्मसम्मान, अपने महापुरुषों, उनके द्वारा किए गए आंदोलन और संस्मरणों को भी हमें समय समय पर याद रखना चाहिए। तभी विकलांग विमर्श, दिव्यांग विमर्श सार्थकता प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। इसी कड़ी में मैं आज के संचालक श्री अनुराग जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। अनुराग जी के विषय में बस यही कहना चाहूँगा कि चालक बहुत देखे, सह संचालक, चालक बहुत देखे, सर संचालक बहुत देखे, नहीं देखे तो आप जैसे संचालक नहीं देखे। चालक बहुत देखे, सर संचालक बहुत देखे, नहीं देखे तो आप जैसे संचालक नहीं देखे। इस महनीय संचालन के लिए आपको नवचेतना मंच का हर श्रोता धन्यवाद ज्ञापित करता है। और इस कड़ी में मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने काव्य धर्म के अनुरूप वीर रस की एक अमोघ रचना हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। श्री अनुराग।
बहुत बहुत धन्यवाद। नवचेतना मंच पर आज हिंदी दिवस के अवसर पर इस काव्य समारोह के अंतर्गत मैं अनुराग प्रबल आप सभी के बीच हिंदी दिवस पर आप सभी को बधाइयां प्रेषित करते हुए अपनी रचनाएं लेकर उपस्थित हूं। भारत के नाम, अपनी भाषा हिंदी के नाम कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। मेरा अभिवादन बंसी वाले की भारत रीतों को, मेरा अभिवादन बंसी वाले की भारत रीतों को, अभिनंदन है मेरा तुलसी छंदों कबीरा गीतों को, शीश झुकाऊं मैं भारत के राम धनुष के तीरों को, करे नमन ये गीत सदा अब अमर शहीदों वीरों को। भारत इतिहासों का पन्ना पन्ना लोक पितासा है, भारत इतिहासों का पन्ना पन्ना लोक पितासा है। ज्ञान कवच भारत ने दी अब जग को भी परिभाषा है, ज्ञान कवच भारत ने दी अब जग को भी परिभाषा है। प्राचीनी गौरव गरिमा ये अखिल भुवन को भाती है, भारत ऋषियों और वेदों की वाणी धरती गाती है। उत्तर जिसकी मस्तक विंध्य शिव का धाम हिमालय है, दक्षिण सागर सादर करता चरणों में नित्य अनुनय है। भारत का यह चित्र चेतना का चिंतन बन जाता है, भारत का यह चित्र चेतना का चिंतन बन जाता है। और जुबां पर हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ही आता है, और जुबां पर हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ही आता है, और जुबां पर हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ही आता है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान को प्रणाम करते हुए मैं एक विषय पर चर्चा उठाना चाहता हूं, एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति या कोई भी संस्कार ग्रहण करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति या अपने संस्कारों को भूलकर बाह्य भाषा, बाह्य संस्कृति या बाह्य संस्कारों को न केवल ग्रहण करते हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह अपना लेते हैं, ये पूरी तरह अपना लेना एक बहुत बड़ा अपराध है। और यह अपराध हम सब रोज कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। मैं ये कहूं कि हर पल कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं होगी। मैं इसी संदर्भ में एक गीत निवेदित करना चाहता हूं आप सभी के बीच। हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है, इसलिए गांव हमारी इस गीत में, मेरे इस गीत में गांव हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, और जो मनचली छांव है इसे मैंने बाह्य संस्कृतियों का प्रतीक अपने गीत में रखा है। गीत सुनिएगा। बाह्य संस्कृतियां, बाह्य भाषाएं या बाह्य संस्कार किस तरह हमारे देश पर कब्जा किए हुए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि 1947 में हम आजाद कागजों पर हो गए, लेकिन वास्तव में मानसिक रूप से शायद अभी तक नहीं हो सके। हम मानसिक रूप से अभी तक इन्हीं भाषाओं, इन्हीं संस्कृतियों और इन्हीं संस्कारों के गुलाम हैं। तब मैं एक गीत पढ़ता हूं, ये संस्कृतियां, ये भाषाएं, ये संस्कार एक वर्चस्ववादी भूमिका अदा कर रहे हैं। वर्चस्ववादी संस्कृति के विरुद्ध मैं एक आंदोलन खड़ा करना चाहता हूं। एक गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा। अपना फिर एक घर बनाओ, अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गांव में। बिसरे मतलब भूले हुए, भूले हुए।
अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। कब तलक तुम यूं रहोगे, कब तलक तुम यूं रहोगे, मंचलीन छाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। रागलापा खुद के स्वर्णिम कल का कल कल नाद ने। रागलापा खुद के स्वर्णिम कल का कल कल नाद ने। हर नदी के जो हुई बलिहार सागर सामने। हर नदी के जो हुई बलिहार सागर सामने। मान दो उन्मुक्त लहरों को मगर सीमाओं में। मान दो उन्मुक्त लहरों को मगर सीमाओं में। कब तलक तुम यूं रहोगे मंचलीन छाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। और हम कहां से कहां तक आ गए हैं अपने ही बल पर। सुनिएगा, बंद सुनिएगा। घोर अंधेरों से चली खुद सूर्य तक ये पीढ़ियां। घोर अंधेरों से चली खुद सूर्य तक ये पीढ़ियां। साक्ष्य है इतिहास साहस ही बना निज सीढ़ियां। साक्ष्य है इतिहास साहस ही बना निज सीढ़ियां। बाबुले घुंघरू न बांधो, बाबरे घुंघरू न बांधो जागृति के पाँव में। बाबरे घुंघरू न बांधो जागृति के पाँव में। कब तलक तुम यूं रहोगे मंचलीन छाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। पूजने गंगा जगी जो बेदियां जय घोष कर। अंतिम बंद प्रसिद्ध करता हूं, सुनिएगा। पूजने गंगा जगी जो बेदियां जय घोष कर। गंध वो द्वारे खड़ी बदरंग चुनरी ओढ़ कर। गंध वो द्वारे खड़ी बदरंग चुनरी ओढ़ कर। खींचती आहूतियां, खींचती आहूतियां प्रहरो सुनो शंकाओं में। खींचती आहूतियां प्रहरो सुनो शंकाओं में। कब तलक तुम यूं रहोगे मंचलीन छाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। कब तलक तुम यूं रहोगे मंचलीन छाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। अपना फिर एक घर बनाओ, अब तो बिसरे गाँव में। अब तो बिसरे गाँव में। अब तो बिसरे गाँव में। और 4 पंक्तियों के साथ अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं कि भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे। भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे। देश हित में सदा ये पतंगा रहे। देश हित में सदा ये पतंगा रहे। है तमन्ना सफर जब भी हो आखिरी। है तमन्ना सफर जब भी हो आखिरी।
साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। और अब मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करूं। यह कविता सम्मेलन अब अपनी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, वे हैं श्री आलोक सीतापुरी जी। श्री आलोक सीतापुरी जी का निवास स्थान उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वे सीतापुर के निवासी हैं। श्री आलोक सीतापुरी जी एक सुप्रसिद्ध लोकगीतकार हैं, देश के सुप्रसिद्ध लोकगीतकार। और श्री आलोक सीतापुरी जी खुद तो साहित्य में पारंगत हैं ही, साथ ही साथ नवोदित रचनाकारों को एक अवसर देकर प्रोत्साहित करने का जो महत्वपूर्ण कार्य श्री आलोक सीतापुरी जी करते हैं, यह हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। और पूरे देश में श्री आलोक सीतापुरी जी लोकगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और विभिन्न छंदों में लिखते हैं, लोकगीत भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं। हर प्रकार से हिंदी की हर विधा में, काव्य की हर विधा में श्री आलोक सीतापुरी जी का कोई तोड़ नहीं है। आइए मैं बड़े आदर के साथ सादर आमंत्रित करूं श्री आलोक सीतापुरी जी। मित्रों, हिंदी की समस्त लोक भाषाओं को नमन करते हुए मैं आलोक सीतापुरी एक मत्त गेंद सवैया से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली और बुंदेली कहावत हिंदी, दास कबीर मियां खुसरो, रस खान रहीम बनावत हिंदी, और मानस का रच गे तुलसी, भवसागर पार करावत हिंदी, असूर की आंधरी आँखिन ते जग का तिरलोक लखावत हिंदी, कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली और बुंदेली कहावत हिंदी, दास कबीर मियां खुसरो, रस खान रहीम बनावती हिंदी, मानस का रचिगे तुलसी, भवसागर पार करावती हिंदी, असुर की आंधरी आँखिन ते जग का तिरलोक लखावती हिंदी, सूर की आंधरी आँखिन ते जग का तिरलोक लखावती हिंदी, कि हिंदी को करते हैं प्रणाम, हिंदी का करते अभिनंदन, हिंदी को करते हैं प्रणाम, हिंदी का करते अभिनंदन, हिंदी का करते अभिनंदन,
हिंदी को करते हैं प्रणाम, हिंदी का करते अभिनंदन। अपनी भाषा अपनी संस्कृति इस हिंदी को शत शत वंदन, इस हिंदी को शत शत वंदन। तो यह आदि देव भाषा संस्कृत, यह आदि देव भाषा संस्कृत से जन्मी हिंदी भाषा है। और उर्वीणा की झनकार यही, उर्वीणा की झनकार यही उर्भावों की परिभाषा है। तो भारत के प्राण बसे इसमें, भारत के प्राण बसे इसमें, जपता है इसको जनगण मन, जपता है इसको जनगण मन। अपनी भाषा अपनी संस्कृत, अपनी भाषा अपनी संस्कृति इस हिंदी को शत शत वंदन, इस हिंदी को शत शत वंदन। तो अवधि ब्रज भोजपुरी की जय, अवधि ब्रज भोजपुरी की जय। मैथिली बुंदेली को प्रणाम, मैथिली बुंदेली को प्रणाम। और सब जन भाषाओं को प्रणाम, हर हिंदी भाषी को प्रणाम, हर हिंदी भाषी को प्रणाम। तो हिंदी में लिख, हिंदी में पढ़, हिंदी में लिख, हिंदी में पढ़। सारे अंग्रेज गए लंदन, सारे अंग्रेज गए लंदन। अपनी भाषा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा अपनी संस्कृति इस हिंदी को शत शत वंदन, इस हिंदी को शत शत वंदन। हिंदी को करते हैं प्रणाम, हिंदी का करते अभिनंदन। अपनी भाषा अपनी संस्कृति इस हिंदी को शत शत वंदन, इस हिंदी को शत शत वंदन। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय आलोक सीतापुरी जी। देश के अनेक क्षेत्रों की बोलियां हिंदी भाषा की सहोदरा है। आइए अब मैं इस नवचेतना मंच पर कविता सम्मेलन को और ऊंचाइयां प्रदान करूं। मैं एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करूं जो देश के बहुत बड़े रचनाकार हैं, सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं। वे हैं सम्माननीय श्री अभिराम पाठक। श्री अभिराम पाठक डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में निवास करते हैं। इनका निवास स्थान डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में है। श्री पाठक जी इस समय वन विभाग में कार्यरत हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देश के बहुत बड़े रचनाकार हैं। कविता लेखन के क्षेत्र में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी इसी महीने कुछ दिनों पूर्व ही सम्माननीय श्री अभिराम पाठक जी की एक पुस्तक आई है, राष्ट्रबोध। स्पष्ट है कि कविता लेखन के क्षेत्र में और कवि सम्मेलन के मंचों पर श्री अभिराम पाठक जी स्तंभ के रूप में विद्यमान है। कविता के एक महत्वपूर्ण
स्तंभ के रूप में। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से श्री अभिराम पाठक जी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हैं। ज्यों ही छुआ भगत ने रास्ता, मैं इन्हीं की पंक्तियों के साथ इन्हें आमंत्रित करता हूं। ज्यों ही छुआ भगत ने रास्ता, भगत सिंह की फांसी का वर्णन करते हुए, भगत सिंह की फांसी का चित्रण करते हुए ये लिखते हैं कि ज्यों ही छुआ भगत ने रास्ता, ज्यों होठों के निकट गया। ज्यों ही छुआ भगत ने रास्ता, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। श्री अभिराम पाठक, मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री अभिराम पाठक जी। श्री अभिराम पाठक दिव्यांशु, ये मंचों पर दिव्यांशु के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री अभिराम पाठक दिव्यांशु मंच पर सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराम पाठक मध्य प्रदेश छतरपुर से आप सबका इस नव चेतना मंच यूट्यूब चैनल पर हिंदी दिवस के इस अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक कविता प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। कि भारत माँ की शान तिरंगा, धरती की पहचान तिरंगा। भारत माँ की शान तिरंगा, धरती की पहचान तिरंगा। स्वाभिमान सम्मान तिरंगा, गौरव गाथा गान तिरंगा। भारत माँ की शान तिरंगा, धरती की पहचान तिरंगा। स्वाभिमान सम्मान तिरंगा, गौरव गाथा गान तिरंगा। यही तिरंगा फहरा कर हम फूले नहीं समाये थे। यही तिरंगा फहरा कर हम फूले नहीं समाये थे। लाल किले पर इसकी रक्षा के संकल्प उठाए थे। लाल किले पर इसकी रक्षा के संकल्प उठाए थे। वही तिरंगा जिसकी खातिर रोज चिताएं जलती थी। वही तिरंगा जिसकी खातिर रोज चिताएं जलती थी। आजादी की उम्मीदें भी इसकी दम पर पलती थी। आजादी की उम्मीदें भी इसकी दम पर पलती थी। जिसकी आन बचाने को लाखों फांसी पर झूले थे। जिसकी आन बचाने को लाखों फांसी पर झूले थे। लिए तिरंगा हाथों में तो सारे रिश्ते भूले थे। लिए तिरंगा हाथों में तो सारे रिश्ते भूले थे। सिर्फ वही कह सकता है यह भारत देश हमारा है। सिर्फ वही कह सकता है यह भारत देश हमारा है। जिसे हमारी हिंदी भाषा और तिरंगा प्यारा 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 है। और अगला वंदन निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि हमने अपना रक्त बहाकर मानचित्र को खींचा है। हमने अपना रक्त बहाकर मानचित्र को खींचा है। जाने कितने हुए भगत सिंह जिनने इसको सींचा है। जाने कितने हुए भगत सिंह जिनने इसको सींचा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये आस्थाओं की ऊर्जा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये आस्थाओं की ऊर्जा है। लेकिन सबसे पहले हमने भारत माँ को पूजा है। लेकिन सबसे पहले हमने भारत माँ को पूजा है। लेकिन सबसे पहले हमने भारत माँ को पूजा है। मंदिर मस्जिद चर्च शिवाला चाहे वो गुरुद्वारा हो। सिक्किम हो या कश्मीर, भारत का कोई किनारा हो। चक्र संभाले तीन रंगों का घर घर में सत्कार है। चक्र संभाले तीन रंगों का घर घर में सत्कार है। यहाँ तिरंगा भारत के, यहाँ तिरंगा का भारत के कण कण पर अधिकार है। यहाँ तिरंगा का भारत के कण कण पर अधिकार है। हिंदुस्तानी है जिनने बासंती चोला धारा है। जिसे हमारी हिंदी भाषा और तिरंगा प्यारा है। जिसे हमारी हिंदी भाषा और तिरंगा प्यारा है। और कविता की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि आज़ादी के आंदोलन का यही तिरंगा लक्ष्य रहा। आज़ादी के आंदोलन का यही तिरंगा लक्ष्य रहा। जिसकी खातिर देश प्रेमियों का फौलादी बख्श रहा। जिसकी खातिर देश प्रेमियों का फौलादी बख्श रहा। जिसको माथे पर रखा अशफाक नेहरू गांधी ने। जिसको माथे पर रखा अशफाक नेहरू गांधी ने। उसमें श्रद्धा कम कर दी क्या पश्चिम वाली आंधी ने। उसमें श्रद्धा कम कर दी क्या
पश्चिम वाली आंधी ने। शेखर बिस्मिल और भगत का जो हरदम सम्मान रहा, शेखर बिस्मिल और भगत का जो हरदम सम्मान रहा। लाल पटेल मुखर्जी की जो पगड़ी का अभिमान रहा, लाल पटेल मुखर्जी की जो पगड़ी का अभिमान रहा। जिसने अपने दिल के आंगन में इसको फहराया है, जिसने अपने दिल के आंगन में इसको फहराया है। राष्ट्रध्वजा के सम्मुख जिसने अपना शीश झुकाया है, राष्ट्रध्वजा के सम्मुख जिसने अपना शीश झुकाया है। सच्चे अर्थों में भारत का वही राज दुलारा है, सच्चे अर्थों में भारत का वही राज दुलारा है। जिसे हमारी हिंदी भाषा और तिरंगा प्यारा है, जिसे हमारी हिंदी भाषा और तिरंगा प्यारा है। सिर्फ वही कह सकता है यह भारत देश हमारा है, सिर्फ वही कह सकता है यह भारत देश हमारा है। हिंदुस्तानी हैं जिनने बासंती चोला धारा है, हिंदुस्तानी हैं जिनने बासंती चोला धारा है। सच्चे अर्थों में भारत का वही राज दुलारा है, सच्चे अर्थों में भारत का वही राज दुलारा है। जिसे हमारी हिंदी भाषा और तिरंगा प्यारा है, जिसे हमारी हिंदी भाषा और तिरंगा प्यारा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। तिरंगा राष्ट्र की पहचान है तो हिंदी भाषा राष्ट्र की संस्कृति की पहचान है। तिरंगे और हिंदी भाषा से लगाव रखना निश्चित रूप से देश के प्रति प्रेम का प्रमाण देता है। और आइए अब नवचेतना मंच पर यह कविता सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों की चरम सीमा प्राप्त कर चुका है। अब मैं इस मंच पर जिन्हें कविता के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, वे किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि वे हैं सम्माननीय डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले जी वैसे तो दिल्ली में निवास करती हैं, लेकिन कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि ये दिल्ली में ही निवास करती हैं या कहां निवास करती हैं, क्योंकि डॉक्टर कीर्ति काले जी को दिल्ली में जितने लोग जानते हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उतने ही लोग जानते हैं। और न केवल भारत देश में जानते हैं, बल्कि विदेशों में भी डॉक्टर कीर्ति काले जी को उतने ही लोग जानते हैं। लगभग 25 देशों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर कीर्ति काले जी अपना परचम लहरा चुकी हैं। और सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, ये कहना डॉक्टर कीर्ति काले जी के लिए छोटा होगा। डॉक्टर कीर्ति काले जी बहुत बड़ी रचनाकार हैं, और ये जिस संदर्भ में भी कविता पढ़ती हैं, उस संदर्भ में एक नई चर्चा को जन्म देती हैं, एक नई चर्चा की शुरुआत करती हैं, एक नया आंदोलन खड़ा करती हैं। मैं इन्हीं की पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित करता हूं। नारी शक्ति पर विचार करते हुए जब ये कविता पढ़ती हैं तो ये लिखती हैं कि देवी है या दासी है। इन्हीं की पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित करता हूं कि देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। मानवी के स्वाभिमान का कोई संकल्प ही नहीं, मानवी के स्वाभिमान का कोई संकल्प ही नहीं।
नवचेतना मंच पर बड़े आदर के साथ सम्माननीय डॉक्टर कीर्ति काले। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले अपना एक हिंदी गीत लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सुनिएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है, तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है, मीरा और महादेवी की हिंदी सखी सहेली है। घनानंद भूषण केशव ने इसका रूप संवारा है, घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है। खुसरो और नजीर ने हिंदी का लावण्य निखारा है, पंत प्रसाद निराला के सपनों को ललित ललाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, देवनागरी लिपि इसकी, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, देवनागरी लिपि इसकी। संस्कृत की बेटी सर्वाधिक वैज्ञानिकता है जिसकी, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में। मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में, मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में। अपनी भाषा अपनी बोली को ही प्रथम प्रणाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। और एक निशान हो एक प्रधान हो, एक हो संविधान अपना, एक निशान हो एक प्रधान हो, एक हो संविधान अपना। बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना, बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना। हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी, हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी। सब भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी, सब भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। बोल चाल व्यवसाय और व्यवहार इसी के नाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। आप देख रहे हैं नवचेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब सम्माननीय डॉक्टर कीर्ति काले जी के काव्य पाठ के बाद यह कविता सम्मेलन अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है। नवचेतना मंच पर यह काव्य समारोह भले ही समाप्त हो जाए, मगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित हो, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए इस बात की जरूरत है कि हम सब आज नवचेतना मंच से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जाए।
कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जो भी करना पड़े, हम सब इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और महत्वपूर्ण कार्य करें। हम सब संकल्पित हों, दिल में हो केवल यही अरमान। हम सब संकल्पित हों, दिल में हो केवल यही अरमान। विश्व मंच पर गूंज उठे अब जय हिंदी जय हिंदुस्तान। विश्व मंच पर गूंज उठे अब जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम।